क्या ये बात किसी विज्ञान कथा जैसी नहीं लगती कि मेरा मतलब है भारत सरकार के जो पुराने मोटे वाले 5 रुपए के सिक्के आते थे ना, उनकी कीमत असल में 5 रुपए से कहीं ज्यादा हो गई थी। हाँ बिल्कुल, वो जो पीतल जैसे दिखते थे। हाँ हाँ वही, मतलब इतनी ज्यादा कीमत हो गई थी कि लोग उन्हें बोरियों में भरकर सीमाओं के पार स्मगल कर रहे थे। और क्यों? ताकि उन्हें पिघलाकर रेजर ब्लेड बनाए जा सकें। अरे वो बहुत ही दिलचस्प वाकया था। एक सिक्के से कई ब्लेड बन जाते थे। बिल्कुल, एक 5 रुपए के सिक्के से कई ब्लेड बनते थे और मुनाफा सिक्के की असली कीमत से कई गुना होता था। तो ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही गहरा सच है। सही बात है। हम अक्सर अपनी जेब में रखे 100 या 500 के नोट को महज एक कागज का टुकड़ा मान लेते हैं, लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में या कहें इस डीप डाइव में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो अर्थशास्त्र और बैंकिंग प्रणाली के नोट्स हैं, पार्ट 2 वाले, उनके जरिए हम ये समझेंगे कि पैसा सिर्फ कागज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मानव मनोविज्ञान का एक बेहद शक्तिशाली टूल है। एकदम सही। तो इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम वस्तु विनिमय के दौर की सड़ी हुई मछलियों से लेकर आज के डिजिटल हॉट मनी, तरलता के कॉन्सेप्ट और लिक्विडिटी ट्रैप जैसी उलझी स्थितियों के पीछे का असली विज्ञान डिकोड करें। और मुझे लगता है कि पैसे के बिना दुनिया की कल्पना करना शायद आज असंभव सा लगता है। हाँ, सोचकर ही अजीब लगता है। लेकिन कहानी की शुरुआत वहीं से होती है ना। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कोई मानकीकृत मुद्रा, मतलब कोई नोट या सिक्के नहीं हुआ करते थे। तो फिर लेन देन कैसे होता था? उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलती थी। इसका सीधा सा सिद्धांत था सामान के बदले सामान। अगर किसी इंसान को अपनी उगाई हुई सब्जियों के बदले कपड़े चाहिए तो उसे अनाज देकर कपड़े खरीदने होते थे। सुनने में तो ये एक बहुत ही साधारण सा लेन देन लगता है। सुनने में लगता है, लेकिन इसके भीतर काम करने वाली मजबूरियों ने ही इंसान को पैसा ईजाद करने पर मजबूर किया। इसमें 3 बहुत ही गंभीर ढांचागत कमियां थीं। अच्छा, पहली कमी क्या थी? पहली और सबसे बड़ी समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ओके। लेन देन का सफल होना इस बात पर निर्भर करता था कि दोनों पक्षों को ठीक एक ही समय पर एक दूसरे के सामान की जरूरत हो। मतलब अगर मैं इसे आज की भाषा में डिकोड करूं तो बार्टर सिस्टम असल में एक बहुत ही खराब और फ्रस्ट्रेटिंग डेटिंग ऐप की तरह था। अरे वाह, क्या तुलना की है। मतलब मैच तभी होगा जब दोनों तरफ से एक ही समय पर बिल्कुल सटीक स्वाइप राइट हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के पास मछली है और उसे मीट चाहिए, तो उसे पूरे बाजार में सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं खोजना है जिसके पास मीट हो, बल्कि एक ऐसा इंसान खोजना है जिसके पास मीट हो और वो उस मीट के बदले मछली ही लेना चाहता हो। और अगर मीट वाले को उस दिन सब्जी खानी है तो ये डील वहीं कैंसिल हो जाएगी। डील कैंसिल। हाँ। ये उदाहरण इस पूरी परेशानी को बहुत अच्छे से समझाता है। इस मैच को खोजने में ही लोगों का आधा जीवन निकल जाता था। बाप रे। और मान लीजिए किसी तरह वो इंसान मिल भी गया तो दूसरी बड़ी समस्या सामने आ खड़ी होती थी, विभाजन की कमी या लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाजन की कमी मतलब? जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक गाय है और उसे बाजार से सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीदने हैं, हाँ। तो वो अपनी गाय का एक पैर काटकर तो जूते वाले को नहीं दे सकता ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे या तो अपनी पूरी की पूरी मूल्यवान गाय एक जोड़ी जूते के लिए कुर्बान करनी होगी, जो कि सरासर नुकसान है, या फिर उसे बिना जूतों के वापस लौटना होगा। ये तो बुनियादी रूप से एक ऐसा सिस्टम था जो इंसान को कभी तरक्की ही नहीं करने देता। और तीसरी समस्या ने तो भविष्य की योजनाएं बनाने के सारे रास्ते ही बंद कर रखे थे। वो क्या थी? वो समस्या थी स्टोर ऑफ वैल्यू की कमी। उस दौर में संपत्ति का मतलब था अनाज, मवेशी या मछलियां। मछलियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे कुछ ही दिनों में सड़ जाएंगी, अनाज में कीड़े लग सकते हैं। यानी किसी आपातकालीन स्थिति के लिए या भविष्य के लिए बचत करना लगभग असंभव था। बिल्कुल, हर इंसान को हर दिन अपने सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी ही पड़ती थी। यहीं पर मुझे पैसे का सबसे बड़ा योगदान नजर आता है। वो कैसे? मतलब पैसे ने सिर्फ लेन देन को आसान नहीं किया, बल्कि पैसे ने इंसान को आजादी दी। हाँ, बहुत गहरी बात है। जब तक बार्टर सिस्टम था, हर व्यक्ति को अपने लिए खाना खुद जुटाना पड़ता था, लेकिन पैसे ने एक आम इंसान को खेती या शिकार छोड़कर
एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक, एक गेमर या एक म्यूजिशियन बनने की आज़ादी दी। बिल्कुल सही। अब कोई भी व्यक्ति अपने किसी खास हुनर से पैसा कमा सकता है और उस पैसे से अपना खाना या ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन का जन्म कहते हैं। पैसे के आने से समाज में अलग अलग पेशे बने और समय के साथ पैसे का रूप भी बदलता गया। हाँ, रूप तो बहुत बदला है। आज हम मुख्य रूप से फियाट मनी का इस्तेमाल करते हैं। फियाट मनी? हाँ, ये वो पैसा है जिसे किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक, उनके द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। ओके। लेकिन इस फिएट मनी को काम करने के लिए एक बहुत ही कड़ा नियम मानना पड़ता है। वो नियम क्या है? इसका फेस वैल्यू यानी जो कीमत नोट या सिक्के पर छपी है वह इसके इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उस धातु या कागज की असल भौतिक कीमत से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अरे, ये नियम तो सीधे तौर पर हमारे उस रेजर ब्लेड वाले किस्से से जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। मतलब सरकार को 5 रुपए के वे मोटे सिक्के बाजार से इसलिए हटाने पड़े क्योंकि धातु की कीमत 5 रुपए के फेस वैल्यू को पार कर गई थी। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर पैसे की भौतिक कीमत उसकी आर्थिक कीमत से ज्यादा हो जाए तो लोग उसे अर्थव्यवस्था में घुमाने के बजाय उसे पिघलाकर बेचना शुरू कर देंगे। ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही क्रूर सच है। खैर, अब जब हमने फिएट मनी को समझ लिया है तो एक और सवाल खड़ा होता है। जी पूछिए। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का सोना है और 1 लाख रुपए नकद यानी कैश है, तो क्या बाजार की नजर में ये दोनों एकदम एक समान है? यहीं पर तरलता या लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पूरी तस्वीर बदल देता है। तरलता? हाँ, तरलता अर्थशास्त्र की दुनिया का सबसे अहम मापदंड है। किसी भी संपत्ति की तरलता इस बात से तय होती है कि वो कितनी जल्दी और बिना अपना मूल्य खोए कैश में तब्दील हो सकती है। ओके। कैश या नकद को सबसे ज्यादा तरल माना जाता है क्योंकि उसे किसी और चीज में बदलने की जरूरत ही नहीं होती, वो पहले से ही लेन देन का अंतिम रूप है। बिल्कुल। अब अगर सोने की बात करें तो बाजार में उसकी स्वीकार्यता बहुत अधिक है। कोई भी व्यक्ति जौहरी के पास जाकर तुरंत सोने के बदले लगभग उसकी पूरी कीमत का कैश ले सकता है। तो सोना अत्यधिक तरल संपत्ति है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर हम सोने की जगह किसी और संपत्ति जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए की एक स्पोर्ट्स बाइक की बात करें तो कहानी बिल्कुल अलग होगी, है ना? एकदम अलग होगी। अगर आज ही उस बाइक को कैश में बदलना हो तो सही खरीदार खोजने में हफ्तों लग सकते हैं, और अगर पैसे की सख्त जरूरत है तो मजबूरी में उसे 3 लाख रुपए में बेचना पड़ेगा। सही कहा। इस मजबूरी की बिक्री या जिसे हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं, उसका मतलब ही यही है कि उस संपत्ति में तरलता की भारी कमी है। समझ गई। और इसी तरलता के आधार पर हमारे नोट्स पैसे के कई अलग अलग रूपों का जिक्र करते हैं। इनमें से एक बहुत ही रोचक प्रकार है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी? ये फिएट मनी से अलग कैसे है? ये फिएट मनी की तरह सरकार द्वारा थोपा गया कोई कानूनी टेंडर नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच आपसी भरोसे पर काम करता है। भरोसे पे? हाँ, ट्रस्ट पर। चेक इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, तो अगर फिड्यूशियरी मनी सिर्फ 2 लोगों के बीच के भरोसे का नाम है तो एक बाउंस हुआ चेक असल में महज एक टूटे हुए वादे का आर्थिक रूप हुआ ना? अरे वाह, बिल्कुल। मतलब अगर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है तो मैं उससे 50 लाख का चेक लेने के बजाय सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहूंगी। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। फिड्यूशियरी मनी का पूरा वजूद ही इस भरोसे पर टिका है कि वो कागज का टुकड़ा जरूरत पड़ने पर असली पैसे में बदल जाएगा। अगर सिस्टम में बहुत सारे चेक बाउंस होने लगे हैं तो ये भरोसा टूट जाता है और वो फिड्यूशियरी मनी बाजार में काम करना बंद कर देती है। और मुझे लगता है आज के दौर में प्लास्टिक मनी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जिसमें हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड आते हैं। क्रेडिट कार्ड तो एक तरह से हमारे भविष्य की कमाई को आज ही खर्च करने की आजादी देते हैं। सही कहा। लेकिन इन सबसे अलग खबरों में और अर्थशास्त्र की चर्चाओं में एक और शब्द बहुत गूंजता है, हॉट मनी। ओहो, हॉट मनी। हाँ, नोट्स बताते हैं कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अस्थिर और खतरनाक पैसे का रूप है। ऐसा क्यों? हॉट मनी मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों का वो पैसा होता है जो थोड़े समय के मुनाफे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत तेजी से घूमता है। तेजी से घूमता है मतलब? मान लीजिए किसी देश के शेयर बाजार में बहुत तेजी आ रही है या वहां का केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है, तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा तुरंत उस देश में लगा देते हैं ताकि उन्हें मोटा रिटर्न मिल सके। भारत में हम इसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या FPI के रूप में देखते हैं।
अगर इसे एक तस्वीर में ढालना हो तो हॉट मनी किसी मतलबी मेहमान या कहें कि मौसम के हिसाब से उड़ने वाले पक्षी की तरह है। बहुत उम्दा एनालॉजी है। मतलब ये पक्षी आपके शहर में सिर्फ तब तक डेरा डालता है जब तक मौसम सुहावना है और भरपूर दाना पानी मिल रहा है। हाँ। लेकिन जैसे ही बाजार में जरा सी भी हलचल होती है या किसी दूसरे देश में मौसम ज्यादा मुनाफे वाला दिखने लगता है, ये हॉट मनी तुरंत अपना बोलिया बिस्तर बांधकर रातों रात देश छोड़कर उड़ जाता है। और इसी अचानक उड़ जाने वाले स्वभाव की वजह से ही विकासशील देशों की सरकारें हॉट मनी को लेकर हमेशा सतर्क रहती हैं। जाहिर है। जब ये पैसा अचानक देश से बाहर जाता है तो उस देश की स्थानीय मुद्रा की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरने लगती है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में झटके महसूस होते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज है ये। तो हमने पैसे के प्रकार समझ लिए। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो वे बहुत ही स्पष्ट हैं। प्राथमिक कार्यों में ये विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। मतलब अब 10 किलो सेक के बदले कितने जोड़ी कपड़े मिलेंगे ये गणना करने की जरूरत नहीं है। सेब की कीमत 150 रुपए प्रति किलो तय हो चुकी है। बिल्कुल। इसके अलावा स्थगित भुगतान का मानक या स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स इसका द्वितीय कार्य है, जिसने दुनिया भर में लोन और ईएमआई की पूरी व्यवस्था खड़ी की है। ये सब तो बहुत ही तार्किक लगता है, पैसे के प्रकार, तरलता और उसके काम। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। क्या सवाल? जब हमारे पास प्लास्टिक मनी है, मोबाइल वॉलेट्स हैं और डिजिटल पेमेंट्स इतने आसान हो गए हैं, तो फिर कोई इंसान भौतिक रूप से अपने पास कैश या नकद क्यों रखना चाहता है? अच्छा, मतलब हम सारा पैसा बैंक में रखकर उस पर ब्याज क्यों नहीं कमा लेते? ये सवाल हमें सीधे 20वीं सदी के महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की पैसे की मांग की थ्योरी की ओर ले जाता है। कीन्स की थ्योरी? हाँ, कीन्स ने इंसानी मनोविज्ञान का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि लोग 3 अलग-अलग कारणों या उद्देश्यों से अपने पास नकद रखना पसंद करते हैं। ओके, पहला कारण क्या है? पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव। ये वो तरलता है जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। ऑटो वाले को किराया देना है, सब्जी खरीदनी है या अचानक छोटे मोटे बिल चुकाने हैं। इनके लिए इंसान हमेशा थोड़ा कैश अपने पास रखता है। हाँ, ये तो है। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव। ये किसी अचानक आई मुसीबत जैसे बीमारी, दुर्घटना या नौकरी जाने के डर से बचा कर रखा गया पैसा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? आज के दौर में जब हर इंसान के पास मोबाइल पर यूपीआई है, मेडिकल इंश्योरेंस है और इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड्स की सुविधा है, तो क्या सच में किसी को मुसीबत के डर से अपने घर के गद्दे के नीचे या अलमारी में कैश रखने की जरूरत है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, लेकिन कीन्स का ये सिद्धांत आज भी इसलिए लागू होता है क्योंकि डिजिटल सिस्टम या क्रेडिट कार्ड की भी एक सीमा होती है। सीमा? कैसे? सोचिए, अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इंटरनेट बंद हो जाए या बैंकिंग सर्वर काम करना बंद कर दें, तो कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस या प्लास्टिक मनी काम नहीं आएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। या फिर उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जो अनौपचारिक क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और बैंकिंग व्यवस्था से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। उनके लिए ये प्रिकॉशनरी कैश ही उनका इकलौता सहारा है। बात तो सही है। संकट के समय में इंसान को डिजिटल नंबरों से ज्यादा अपने हाथ में रखे कागज के नोट पर भरोसा होता है। सच में, जब सिस्टम फेल होता है तो आखिरकार नकद ही सबसे बड़ा राजा बन जाता है। अच्छा, इन 2 कारणों के बाद कीन्स का तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा कारण अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कीन्स ने इसे स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी सट्टेबाजी या निवेश का उद्देश्य कहा है। निवेश के लिए कैश? ये वो पैसा है जिसे लोग भविष्य के मौकों का फायदा उठाने के लिए या बाजार के जोखिमों से बचने के लिए कैश के रूप में रखते हैं। और यहीं पर इस पूरी कहानी में ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट की एंट्री होती है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ कड़ियाँ जोड़कर देखूं, अगर बाजार में या बैंक में मुझे 10% की बहुत ही शानदार ब्याज दर मिल रही है, तो मेरे लिए अपना पैसा घर की तिजोरी में रखना बेवकूफ़ी होगी, है ना? बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उस पे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है, लोग अपना कैश निकालकर निवेश कर देते हैं, जिससे कैश रखने की इच्छा कम हो जाती है। सही कहा। यानी ब्याज दर और स्पेक्युलेटिव कैश की मांग एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे यानी इनवर्स चलते हैं। ये आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो लोग बॉन्ड या शेयर बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। ऐसे समय में कोई भी नकद नहीं रखना चाहता। लेकिन इसके उलट
जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर होता है और ब्याज दरें गिरते गिरते बिल्कुल नीचे आ जाती हैं, तो स्थिति पूरी तरह पलट जाती है। अच्छा, तब क्या होता है? लोगों को लगता है कि अब निवेश करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिटर्न बहुत कम है और ऊपर से बाजार गिरने का डर भी बना रहता है। ऐसे में लोग अपना सारा निवेश निकालकर उसे सुरक्षित नकद के रूप में अपने पास जमा करने लगते हैं। पैसे की मांग अचानक बहुत बढ़ जाती है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ब्याज दर असल में अपने पास नकद रखने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एक अदृश्य टिकट की तरह है। अदृश्य टिकट कैसे? मतलब जब ये टिकट बहुत महंगी होती है, यानी जब बाजार में शानदार रिटर्न मिल रहा होता है, तो जेब में खाली कैश रखना हमें बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए हम उस कैश को तुरंत निवेश के काम पर लगा देते हैं। लेकिन जब ये टिकट एकदम सस्ती हो जाती है, यानी ब्याज दरें गिर जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि निवेश का जोखिम क्यों लेना, इससे बेहतर है कैश को शांति से अपने गद्दे के नीचे पड़े रहने दो। ये तुलना इसके पीछे के मनोविज्ञान को बहुत स्पष्ट कर देती है। और व्यक्तिगत स्तर पर ये गद्दे के नीचे कैश रखना बहुत सुरक्षित और समझदारी भरा कदम लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए कि क्या होगा जब किसी देश की पूरी जनता ऐसा ही करने लगे। पूरी जनता? हाँ, जब कोई भी व्यक्ति अपना पैसा खर्च करने या निवेश करने को तैयार ही ना हो। अर्थशास्त्र की दुनिया में इस भयानक स्थिति को लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप, नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कोई दलदल या चक्रव्यूह हो जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। ये असल में काम कैसे करता है? यह तब होता है जब ब्याज दरें शून्य के बेहद करीब पहुंच जाती हैं। अगर हम इसे ग्राफ पर देखें तो पैसे की मांग को दर्शाने वाला वक्र या डिमांड कर्व नीचे गिरते गिरते एक बिंदु पर आकर बिल्कुल सीधा यानी क्षैतिज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल हो जाता है। हाँ, तकनीकी भाषा में कहें तो मांग असीमित रूप से लोचदार या इन्फिनिटली इलास्टिक हो जाती है। इस दलदल की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां आकर किसी भी देश के केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक, उनके सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। उनकी मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी काम करना बंद कर देती है। लेकिन क्यों? आमतौर पे तो अगर मंदी आती है तो आरबीआई ब्याज दरें घटाकर बाजार में नया पैसा डालता है ताकि लोग लोन लें और घर या गाड़ियां खरीदें। हाँ, सामान्य स्थिति में ऐसा ही होता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में आरबीआई नया पैसा छापकर इस समस्या को क्यों नहीं सुलझा सकता? क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप में समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर डरावा मनोविज्ञान है। डरावा मनोविज्ञान? बिल्कुल। बैंक चाहे जितना भी नया पैसा छाप ले, लोग उस पैसे को खर्च करने के बजाय उसे भी अपनी तिजोरी में दबाकर बैठ जाते हैं। कोई नया बिजनेस नहीं खुलता, कोई कंपनियों में निवेश नहीं करता। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी रस्सी को पीछे से धकेलना, मतलब पुशिंग ऑन अ स्ट्रिंग। अरे वाह, क्या बात है। मतलब जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ रही हो और महंगाई बढ़ रही हो, तो आप ब्याज दरें बढ़ाकर उस मौद्रिक नीति की रस्सी को अपनी तरफ खींच सकते हैं और बाजार को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब अर्थव्यवस्था रुकी हुई है और कोई खर्च ही नहीं करना चाहता, तो आप रस्सी को पीछे से धक्का देकर किसी को जबरदस्ती खर्च करने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते। रस्सी वहीं मुड़ जाएगी पर आगे कोई हलचल नहीं होगी। पुशिंग ऑन अ स्ट्रिंग मौद्रिक नीति की इस बेबसी को समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। केंद्रीय बैंक सिस्टम में नकदी तो डाल सकता है, लेकिन वो लोगों के मन में भरोसा इंजेक्ट नहीं कर सकता। बहुत गहरी बात है। और कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ कागजी नोटों से नहीं, बल्कि उस पैसे को खर्च करने के भरोसे से चलती है। और इसी पूरी मनी सप्लाई को नापने के लिए, ये देखने के लिए कि बाजार में असल में कितना पैसा घूम रहा है, रिजर्व बैंक कुछ बहुत ही खास पैमानों का इस्तेमाल करता है। कौन से पैमाने? इन्हें हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं। हमारे स्रोत मुख्य रूप से M0 और M1 पर जोर देते हैं। तो ये M0 क्या है? क्या ये वही पैसा है जो आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस से सीधे बाहर निकलता है? हाँ, बिल्कुल। M0 को हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी कहा जाता है। ये अर्थव्यवस्था का सबसे बुनियादी आधार है। ओके। ये वो कुल पैसा है जो आरबीआई और सरकार ने छापा है, जिसमें जनता के पास मौजूद नकद और बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखे गए रिजर्व शामिल होते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये M0 बाजार में उतरकर क्रेडिट निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन का काम शुरू करता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट के जरिए कई गुना बढ़ जाता है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे काम करता है? इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आरबीआई ने 100 रुपए का एक नया नोट छापा जो M0 का हिस्सा है। वो 100 रुपए किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और वो उसे अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। अब बैंक उस पूरे 100 रुपए को अपने पास नहीं रखता। तो क्या करता है?
नियमों के अनुसार बैंक को उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10 रुपए, रिजर्व के तौर पर रखना होता है और बाकी 90 रुपए वो किसी और को लोन पर दे देता है। अच्छा। अब जिसने वो 90 रुपए का लोन लिया वो उसे किसी और को भुगतान करता है और वो पैसा फिर से किसी दूसरे बैंक में जमा हो जाता है। अरे हाँ। दूसरा बैंक उस 90 रुपए में से 9 रुपए रिजर्व रखता है और 81 रुपए आगे लोन दे देता है। यही चक्र लगातार चलता रहता है। तो शुरुआत सिर्फ 100 रुपए के कागजी नोट से हुई थी, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के लोन देने के इस चक्रव्यूह ने उस 100 रुपए को अर्थव्यवस्था में घुमाकर 1000 रुपए के बराबर की खरीद फरोख्त करने लायक बना दिया। बिल्कुल। और इसी विस्तारित पैसे को, जो रोजमर्रा के लेन देन के लिए तुरंत उपलब्ध है, हम M1 या नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी। हाँ। M1 में जनता की जेब में रखा कैश और बैंकों में मौजूद वो पैसा आता है जिसे डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए कभी भी निकाला जा सकता है, जैसे हमारा सेविंग या करंट अकाउंट। ये अर्थव्यवस्था में तरलता का सबसे स्पष्ट पैमाना है। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प मेट्रिक का जिक्र है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो या CDR। हाँ, ये बहुत काम का मेट्रिक है। ये इस बात का अनुपात है कि लोगों ने बैंकों में कितना पैसा जमा कर रखा है, उसके मुकाबले उन्होंने नकद के रूप में अपनी जेबों में कितना रखा है ना? बिल्कुल। इसे समझने के लिए बैंकिंग व्यवस्था को एक विशाल पानी के रिजर्वायर की तरह सोचिए। जब लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो रिजर्वायर भरा रहता है। लेकिन भारत में दिवाली या किसी बड़े त्योहारी सीजन के दौरान अर्थव्यवस्था का बर्ताव एकदम बदल जाता है। त्योहारों में लोगों को मिठाइयाँ, उपहार और कपड़े खरीदने होते हैं, और हमारे देश में छोटे मोटे लेन देन अभी भी भारी मात्रा में नकद में होते हैं। तो लोग त्योहारों में उस रिजर्वायर से पानी यानी अपना नकद निकालकर अपने घरों में ले जाते हैं। सही पकड़ा। जब करोड़ों लोग एक साथ ATM या बैंकों से नकद निकालते हैं तो बैंक में रखा पैसा कम हो जाता है और जनता के हाथों में मौजूद कैश बढ़ जाता है। इसके नतीजे में ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो अचानक से ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये बात है। और एक बहुत ही अहम बात जो अक्सर लोगों को भ्रमित करती है, वो है बैंकों के वॉल्ट कैश का कॉन्सेप्ट। हाँ, जो पैसा बैंकों की तिजोरी या वॉल्ट में पड़ा रहता है, क्या वो भी मनी सप्लाई या क्रेडिट निर्माण का हिस्सा होता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। बैंकों के वॉल्ट में पड़ा कैश महज ग्राहकों की रोजमर्रा की नकद निकासी यानी कैश विड्रॉल की मांग को पूरा करने के लिए रखा जाता है। वो पैसा बैंक का अपना रिजर्व नहीं है जिससे वो आगे लोन दे सके। ओहो। इसलिए अर्थव्यवस्था में क्रेडिट निर्माण के नजरिए से उस वॉल्ट कैश को मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं माना जाता। वो बस दिन प्रतिदिन के काम के लिए रखा हुआ एक निष्क्रिय या आइडल पैसा है। तो इस पूरी यात्रा को अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये कितनी अविश्वसनीय लगती है। हमने शुरुआत की थी हड़प्पा सभ्यता के उस बार्टर सिस्टम से, जहां मछलियों के सड़ने और ज़रूरतों के ना मिलने की समस्या ने इंसान को पैसा ईजाद करने पर मजबूर किया। बिल्कुल। फिर वो पैसा फियाट मनी में बदला, जहां सिक्के रेजर ब्लेड बनने लगे। हमने भरोसे पर टिके चेक और मौसम की तरह बदलने वाले हॉट मनी को समझा। और अंत में हमने कीन्स के माध्यम से इंसान के डर और मनोवैज्ञानिक फैसलों को समझा। हाँ। हमने देखा कि कैसे सिर्फ डरे हुए लोगों द्वारा अपने गद्दे के नीचे कैश जमा कर लेने से पूरा देश लिक्विडिटी ट्रैप में फंस सकता है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर रिजर्व बैंक भी लाचार हो जाते हैं। और उनकी नीतियां किसी रस्सी को पीछे से धकेलने जैसी साबित होती हैं। एकदम सही। सच में ये पैसा कोई महज कागज का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी आज़ादी, हमारे डर, हमारे लालच और सबसे बढ़कर हमारे भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक है। बहुत उम्दा तरीके से समेटा है आपने इसे। और इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी। जरा सोचने वाली बात है, हमने बार्टर सिस्टम की परेशानियों से बचने के लिए, उस डबल कोइंसिडेंस से आज़ादी पाने के लिए इस फिएट मनी का आविष्कार किया था। हाँ। लेकिन आज के समय में जब पारंपरिक मौद्रिक नीतियां लिक्विडिटी ट्रैप के दलदल में फेल हो रही हैं और दूसरी तरफ बिना किसी सरकार या रिजर्व बैंक के कंट्रोल वाली क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल टोकन महज इंटरनेट के एल्गोरिदम पर चल रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में हम एक बार फिर किसी बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस डिजिटल बार्टर सिस्टम की तरफ वापस मुड़ रहे हैं? ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। एक ऐसी दुनिया जहां मूल्य को संचय करने के लिए शायद हमें इस कागजी पैसे की कोई जरूरत ही ना रहे। शायद आने वाले भविष्य में हमारी जेब का ये 500 का नोट भी इतिहास की किताबों में वैसे ही दर्ज हो जाए जैसे आज हड़प्पा की वो सड़ी हुई मछलियां दर्ज हैं। श्रोताओं के लिए ये विचार करने लायक एक बड़ा सवाल है। वाकई। तो
इस विस्तृत चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।